नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज करने जा रहे हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 7। देखो कहाँ आप टेंशन कर रहे थे मैम कब होगा और अब देखो हम 7 चैप्टर पर पहुंच भी चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लेकिन आज इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड है और तीनों में अलग अलग स्टोरी है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सबको एक साथ करोगे, एक साथ उनके क्वेश्चन के आंसर लिखने का ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा बस देखते ही जा रहे हैं, बोर हो गए। तो इसलिए आज हम 1-1 करके इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे। एक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मतलब क्या होता है, झलक। ठीक है, किसकी, इंडिया की कुछ झलकें, इंडिया की कुछ यादें जो हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट आपको जो टॉपिक मिला है वो क्या है, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर, यानी बेकर कौन होता है, जो चीजों को बेक करता है। हम खाते हैं ना केक, रस्क, बिस्किट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेक होते हैं। तो जो इनको बेक करते हैं उनको हम बेकर कहते हैं। आपने शायद जब छोटे थे तब आपने एक पोयम भी सुनी होगी, Pat a cake, bakers man, bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it, mark up with the B, put it in the oven for the baby and me. तो ये वाली पोयम जो है वो एक बेकर के लिए ही है कि एक बेकर जो है वो चीज़ों को बेक करता है। और यहाँ पर गोवा जो है, गोवा के बेकर के बारे में कहा गया है जिसको कहा जाता है पैडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे अगर आपको एमसीक्यूज बेस पर भी मिल सकते हैं या 1 लाइन में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां से आपके जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकलेंगे वो चैप्टर ये है, जहां से 1 लाइन के अगर छोटे छोटे क्वेश्चन अगर निकलते हैं या एमसीक्यूज बेस्ड अगर क्वेश्चन निकलते हैं तो उन्हीं में ये चैप्टर आता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। और चैप्टर में सबसे पहले हम करने वाले हैं मेन पॉइंट्स। और मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है वो क्या है, एल्डर्स ऑफन थिंक फाउंडली of God Portuguese days and their famous loaves of breads। एल्डर्स यानी कि बड़े जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि बड़े जो हैं वो अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, सोचते हैं किसके बारे में, उन पुराने पोर्तुगीज डेज जो हैं, पुराने पुर्तगालीज है ना, पोर्तुगीज मतलब होता है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स, और उनके जो ब्रेड के जो लोए हैं, लोव्स मतलब क्या होता है, ब्रेड के जो लोए होते हैं उनको याद करते। क्या होता था गोवा में जो है, जो पोर्तुगीज यानी पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड जिससे हम बनाते तो उसके लोव्स मिलते थे, उससे फिर लोग जो हैं अपने घरों में डिशेस बनाते थे। तो वो जो जैसे अपने आटा होता है ना, आटे का लोया होता है, तो वैसे अभी क्या मिलती है, ब्रेड मिलती है, लेकिन वहां पर क्या मिलते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के लोए मिलते थे और उन लोयों से लोग अपनी अपनी नई नई डिशेस बनाते थे। तो इस तरह की चीजें वहां पर बहुत ज्यादा फेमस थी और हमारे जो बड़े हैं वो उन चीजों को बहुत ज्यादा याद करते हैं। आगे, द एज ओल्ड फर्नेसेस स्टिल बेक दोस ब्रेड्स। और बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ साथ जो लोग थे वो जो थे वो मतलब जो उनको खाते थे वो शायद चले गए, लेकिन अभी भी आज भी जो हैं कुछ जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो खाने वाले हैं वो भले ही यहाँ से चले गए क्योंकि एज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों की डेथ हो चुकी होगी, लेकिन आज भी जो है वहां पर क्या है, फर्नेसेस मतलब कि भट्टी जो है वो आज भी आपको वहां पर मिलेगी। तो वो क्या दिखाती है, वो आज भी हमको ये चीज दिखाती है कि भले ही चीजें चली गई हैं लेकिन उन भट्टियों को देख करके याद आता है कि हाँ, उसको बनाने वाले आज भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है, आगे, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स बैम्बू अनाउंसिंग हिज अराइवल कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अब क्या होता था, सबसे बड़ा रोल होता था यहाँ पे जो बनाने वाले जो बेकर हैं उनका, और वो बेकर यानी कि वो जो ब्रेड सेलर जो थे वो क्या करते थे, जब वो आते थे तो उनकी एंट्री क्या होती थी, बिल्कुल साउंड वाली होती थी, मतलब एक मजा आता था और पता चल जाता था वो आ रहे हैं। कैसे आते थे, एक बैम्बू होता था, बैम्बू की स्टिक होती थी,
उस बैम्बू की स्टिक पे क्या लगा होता था, जिंगल लगा होता था। जिंगल यानी कि ऐसे छन छन बजने वाला जो चीज होती है ना, जैसे अपन बच्चों को देते हैं रैटल्स टाइप का, वैसी चीज जो है उनके बैम्बू स्टिक पे लगी होती थी। और वो क्या करते थे, जब वो आते थे तो ऐसे बैम्बू का जो मतलब वो लकड़ी होती है उसको ऐसे फ्लोर पे ढप ढप करते थे। तो उस ढप ढप को करने को क्या बोलते हैं, थर्ड, यानी कि ढम ढम ऐसे करते थे। जब ऐसे करते थे तो क्या होगा, ऊपर जो जिंगल लगी हुई होगी वो भी छन 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 करके बजेगी। तो जब वो आते थे तो थर्ड थर्ड करते हुए ऐसे आवाज करते हुए आते थे, और उनकी आवाज जो है जैसे ही कानों में पड़ती थी पता चल जाता था भाई बेकर आ गया है। और जिस जिसको भी उनको लेना होता था लोव्स ऑफ ब्रेड्स को, वो सब भागे भागे वहां पर आते थे। तो थर्ड मीन्स बताई दिया मैंने, उस आवाज को कहते हैं। जिंगल जो थी वो क्या थी, बेकर्स के बैम्बू पे लगी थी, जो कि अनाउंस करती थी, बताती थी किसके बारे में, कि अराइवल मतलब आना, ठीक है, आ गया है। और वो हर्ड जो है वो कुछ प्लेसेस पे सुनाई देने लग जाती थी। और वो आज भी जो चीजें हैं वो आज भी ऐसा लगता है कि शायद वो आवाजें आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं वो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं कि पहले बहुत ज्यादा बेकर्स के लिए बहुत ज्यादा दीवानापन था। इवन टुडे, इवन आज भी, दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा। आज भी इन बेकर्स जो है इनको आज भी जाना जाता है। और इन बेकर्स को स्पेशली एक नाम दिया गया है गोवा में, जिसका नाम क्या है, जिसको क्या बोला जाता है, पैडर, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, द चिल्ड्रन रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और चिल्ड्रंस जो है वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं। जैसे ही उनकी आवाज आती है, उनकी एंट्री होती है, सबसे पहले उछलने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बच्चे। और बच्चे जाकर के वहां पर फटाफट मिलने जाते हैं। क्यों मिलने जाते हैं उसके बारे में बताया है, क्योंकि बच्चों को क्या मिलता था, वो लोग तो उनके घर वाले लेते थे, लेकिन जो बच्चों के लिए मिलता था वो बच्चों के लिए मिलता था, उनको स्पेशली मिलते थे बैंगल्स बने हुए रिंग वाले ब्रेड्स मिलते थे, जिसमें ऐसे रिंग बनी हुई होती है, शायद हाँ ये देखो ऐसे है ना, ऐसे रिंग बने हुए बैंगल्स के जैसे, ऐसी रिंग्स जो है उनको मिलती थी, स्वीट ब्रेड मिलती थी। और उसको लेने के लिए बच्चे जो है भागते थे, घर वाले पहले पहुंचे ना पहुंचे, बच्चे पहले पहुंच जाते थे। और बच्चे जो ऐसे थे वो उठते थे तो उसकी आवाज से उठते थे, उस बेकर के थर्ड की आवाज से उठते थे। और जैसे ही उठते थे ना ब्रश करते थे ना कुछ करते थे। ये बुक में भी आपको गिवन है कि वो क्या बोलते थे कि जो लायंस होते हैं उनको ब्रश करने की जरूरत नहीं होती, उनके दांत तो वैसे ही मजबूत होते हैं। तो इस तरह के वो थे। दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड्स ऑफ स्पेशल मेक। और वो क्या लेने जाते थे, वो लेने जाते थे अपने लिए वो स्वीट बैंगल्स और जो स्वीट ब्रेड है जो स्पेशली बनाई जाती थी, किन के लिए, बच्चों के लिए बनाई जाती थी, तो वो लेने चले जाते थे बच्चे। अब आगे बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रेड है उसको किस तरह से गोवान लाइफ में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ब्रेड जो थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फेस्टिवल जो है, कोई भी ओकेजन है, वो उसके बिना इनकम्प्लीट होता था, ब्रेड के बिना। तो क्या क्या बताया है वो पॉइंट्स आप देखिए। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। जो मैरिज गिफ्ट होता था, यानी शादियों में जो गिफ्ट दिया जाता था, वो मीनिंगलेस होता था, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता था अगर उसमें स्वीट ब्रेड यानी कि बोल नहीं हो। तो स्वीट ब्रेड बोल यानी एक इस तरह की एक डिश बनती है जो ऐसे जैसे अपन देखते हैं ना नान खटाई जो होती है वैसी जैसी होती है, उस शेप में जो है इस तरह की एक डिश होती है जो कि किससे बनती है, लोव्स ऑफ ब्रेड से बनती है। और वो अगर आप शादी में नहीं दो, जैसे अपन शादियों में मिठाइयाँ देते हैं ना, और मिठाई नहीं दो तो शादी ऐसे इनकम्प्लीट सी लगती है। आपने कोई ऐसी शादी देखी जिसमें मिठाई ही नहीं हो, मिठाई जरूर होती है। तो ऐसे ही मिठाई यहाँ पर क्या होती थी, बोल होती थी जो कि स्वीट ब्रेड से बनती थी, और वो मैरिज गिफ्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। आगे, The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और जब किसी लेडी की लड़की की एंगेजमेंट होती थी, तो उस एंगेजमेंट में क्या होता था, उस एंगेजमेंट में सैंडविच बनाना बहुत जरूरी होता था। और वो सैंडविच किससे बनता था, लोव्स ऑफ ब्रेड से। तो अगर किसी लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में आप सैंडविच तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स होता था, मतलब एक ट्रेडिशन होता था। अगर ये नहीं तो समझो फिर सब कुछ फीका फीका है। तो ये चीज होती थी। आगे,
केक एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। और केक और बॉलिनास ये भी एक डिश है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और बनाए जाते थे, बहुत जरूरी होते थे, किसमें? क्रिसमस में या फिर अदर फेस्टिवल्स में। और इसी तरह से पार्टीज या फीस्ट यानी कि दावत हो या पार्टी हो, वो अपना चार्म खो देती थी अगर वहां पर ब्रेड नहीं होती थी। यानी किसी पार्टी में या किसी दावत में अगर ब्रेड नहीं है तो मानो वो पार्टी अपना चार्म, यानी कि उस पार्टी का कोई रौनक ही नहीं है, उस पार्टी में कोई मजा ही नहीं है। फिर आप चाहे कितना ही और कुछ रख लो, चिकन मटन कुछ भी रख लो, लेकिन अगर ब्रेड नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसा होता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंस यानी कि उनकी मौजूदगी। किनकी? मौजूदगी किनकी? बेकर्स की जो भट्टियां हैं, ठीक है, भट्टी इस पे लगा देना। बेकर्स की जो भट्टी है उनकी मौजूदगी कैसी बोलते हैं? एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल, एसेंशियल यानी कि जरूरी है, इसके बिना जो है गोवा की लाइफ मानो कि मीनिंगलेस है। इस तरह की चीजें जो हैं यहाँ पर होती थी। तो फर्नेसेस यानी कि भट्टियां जो है वो जरूरी, क्योंकि अगर भट्टियां नहीं होगी तो कैसे बनेगा, है ना? आजकल तो चलो अपने पास ओवन होता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी में अगर कोई चीज बना रहे हो तो ओवन काम करेगा क्या? माइक्रोवेव काम करेगा? कुछ काम नहीं करने वाला। आप ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा केक बना सकते हो ना, छोटा सा एक ब्रेड का कुछ बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो भट्टियां जो है जहां पर वो बनाए जाते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड्स बनाए जाते थे, यानी कि बड़े बड़े ब्रेड्स बना दिए जाते थे और फिर उनको काट के लोग उसका सैंडविच बनाते थे, उससे बॉलिनास बनाते थे, उससे अलग अलग डिशेस बनाते थे, वो सब केक बनाते थे। तो वो लोव्स जो होता है उसी से ही सारी चीजें बनती थी। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत जरूरी थी गोवान्स लाइफ के लिए, और उनके बिना इनकी लाइफ जैसे कि मान लो मीनिंगलेस है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट, द बेकर्स इन ओल्ड डेज यूज्ड टू वेयर अ ड्रेस नोन एज द काबाई। और क्या होता था? बेकर्स जो थे, अब बेकर्स में आपने अगर आपकी बुक अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पर बेकर्स, यहां पर जो बात बताई जा रही है वो ऑथर के द्वारा बताई जा रही है। ऑथर जो है वो यानी जो वक्ता है, जो बता रहा है इस स्टोरी को, वो बता रहा है कि भाई पहले के टाइम पे क्या होता था। पहले के टाइम पे एक पोर्तुगीज डे के टाइम पे बता रहे, क्योंकि एल्डर्स आया था ना, तो इसका मतलब क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था, पोर्तुगीज डेज के टाइम पे क्या होता था, एक लॉन्ग फ्रॉक पहनाई जाती थी जिसको काबाई बोलते थे। ठीक है, तो वो पहनाई जाती थी कब? ओल्ड पोर्तुगीज डेज के टाइम पे। अब उसके बाद क्या हुआ? अब जो है अब के टाइम में क्या है, वो लॉन्ग ड्रेस ना पहना करके एक शर्ट और एक ट्राउजर पहनाया जाता था, जो कि जस्ट होता था किससे? लॉन्गर होता था, बट देन किससे शॉर्टर होता था? जो आपकी हाफ पैंट होती है उससे शॉर्ट होता था। मतलब पूरा फुल पैंट नहीं होता था, हाफ यानी कि कैप्री जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का हुआ करता था। तो ये इन्होंने बताया है कि पोर्तुगीज डेज के टाइम पे एक ड्रेस पहनाया जाता था जो एक पेक्युलरी लॉन्ग फ्रॉक होता था और जो नीज से नीचे होता था। आपकी अगर बुक देखोगे तो आपको उसमें पिक्चर भी दिखेगी। बेकिंग वॉज क्वाइट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग जो है, बेक करने का जो काम था, जो प्रोफेशन था, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल यानी कि लाभदायक वाला था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि बेक करने वाले लोगों के पास थोड़ा बहुत ही पैसा होता था, अच्छा खासा पैसा होता था उनके पास, बहुत प्रॉफिटेबल वाला प्रोफेशन होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और उन बेकर की जो फैमिली थी वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस रहती थी, यानी कि समृद्ध रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि उनको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और वो खाना वाना उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो बेकर होते थे वो ऐसे मस्त जैक फ्रूट जैसे हट्टे कट्टे होते थे। आपकी बुक में भी ये वर्ड जो है मेंशन है कि बिल्कुल जैसे कटहल होता है ना, कटहल कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे फूला हुआ सा फ्लफी सा होता है। वैसे ही वहां के बेकर जो थे बहुत ही मोटू ताजे अच्छे से होते थे। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है, जहां पर हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा के एक बेकर के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इसके गोवा के जो बेकर है। अब देखो बार बार किसके बारे में बात चल रही है? बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में बात चल रही है। तो आपका अगर कैरेक्टर स्केच भी आएगा तो फिर यहीं से ही आएगा। तो शुरू करते हैं कैरेक्टर स्केच। एक ही कैरेक्टर स्केच है क्योंकि और किसी की बात चल ही नहीं रही है, तो फिर कोई मतलब भी नहीं है दूसरा बात करने का। द बेकर ऑफ गोवा। द बेकर और द पैडर
क्या बोलते हैं, बेकर को पैडर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पैडर क्या, बेकर क्या, या ऐसा लिख दे कि कैरेक्टर स्केच में लिख दे कैरेक्टर, राइट द कैरेक्टर स्केच अ पैडर, तो आप पैडर से बोलेंगे अरे पैडर कौन था, तो पैडर यानी गोवा का बेकर जो है उसको ही पैडर कहा जाता है। तो ऐसे भी घूम के भी आ सकता है, ठीक है। द बेकर और द पैडर यूज्ड टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गोवान्स लाइफ, गोवान्स की लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा था, ठीक है। एसेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम हिस्सा था गोवान्स की लाइफ का, यानी कि गोवा की लाइफ का। गोवान्स मीन्स गोवा की लाइफ का। द बेकर और द ब्रेड सेलर, यानी बेकर या ब्रेड सेलर के बारे में बता रहे हैं कि क्या है। द बेकर और ब्रेड सेलर हैड अ पेक्यूलरी ड्रेस ड्यूरिंग द पोर्तुगीज डेज। जो बेकर है या फिर जिसको हम ब्रेड सेलर कहते हैं या फिर पैडर कहते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप। उनके पास क्या होती थी, एक पेक्यूलरी, पेक्यूलरी मतलब कि एक अलग टाइप की, एक विशिष्ट ड्रेस होती थी, या जिसको आप अजीब भी कह सकते हो, ठीक है। एक पेक्यूलर ड्रेस होती थी ड्यूरिंग द पोर्तुगीज डेज, जब पोर्तुगीज डेज का टाइम था तब के टाइम की बात कर रहे हैं। इट वॉज नोन एज द काबाई, इसको क्या बोला जाता था, इसको काबाई बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस, ये क्या होता था, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, एक लंबा सा लॉन्ग पीस होता था जो कि पहुंचता था कहाँ, नीज के नीचे तक। जैसे अपन फ्रॉक पहनते हैं ना गर्ल्स लोग, तो फ्रॉक कैसे पहनते हैं, एक तो नीज के ऊपर तक होती है, एक नीज के नीचे तक होती है, एक बिल्कुल फ्लो टच होती है, फ्लो टच नहीं थी, नीज के थोड़ा सा नीचे तक पहुंच जाती थी। इस तरह की उनकी ड्रेस हुआ करती थी। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये लाइन क्या लिखी हुई है, विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जब ऑथर बता रहा है, ऑथर के टाइम की बात बताई जा रही है, तो या आप चाहो तो यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो, द पैसेज ऑफ द टाइम, क्योंकि जिस पैसेज की अभी हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके टाइम की, या आप लिख सकते हो इन द यंग एज ऑफ ऑथर, है ना। तो आप ऑथर के टाइम के बारे में लिख सकते हो। अब ऑथर के टाइम पे क्या होता था, ऑथर के टाइम पे ही स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया पहनना, ही स्टार्टेड वियरिंग अ शर्ट, क्या पहनी, एक शर्ट, एंड ट्राउजर विच वर जस्ट लॉन्गर देन द शॉर्ट पैंट्स। क्या होती थी, वो एक ट्राउजर पहनते थे जो कि, विच मीन्स जो कि, विच वर जस्ट यानी कि जो होती थी जस्ट कहां से, लॉन्गर होती थी देन द शॉर्ट पैंट, शॉर्ट पैंट से लॉन्ग होती थी। तो आप किसको इसमें क्या लिखोगे, ऐसे मत लिख देना शॉर्ट में कैपरी, नहीं कैपरी नहीं लिखना, आपको यही लाइन लिखनी है कि जो ट्राउजर होती थी वो कैसे होती थी, विच वर जस्ट लॉन्गर देन द शॉर्ट पैंट्स। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आता है, चाहे आप कैरेक्टर स्केच में कह लो या कह दो कि पैडर्स किस तरह से ड्रेसअप करते थे, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत तरीके से आ सकता है, या आपकी बुक में भी इस क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट तरीके से दे रखा है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि पोर्तुगीज के टाइम पे कैसा होता था, ऑथर के टाइम पे ये कैसा होता था, तो उन सब में आपको ये मेंशन करने होते हैं। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस इन द गुड ओल्ड डेज। और जो बेकर्स थे और उनकी जो फैमिली थी वो पोर्तुगीज टाइम पे बहुत ज्यादा कैसी थी, हैप्पी और प्रॉस्परस थी, यानी कि समृद्ध थी। हिज स्वीट ब्रेड और द बोल्स आर स्टिल द पार्ट ऑफ द फीस्ट, मैरिज एंड क्रिसमस इन गोवा। और उनकी जो स्वीट ब्रेड्स और बोल्स जो थे, बोल्स मतलब वो जो मिठाई बनती थी, ठीक है, वो जो है आज भी जो है स्टिल जो है पार्ट है कहां पर, वहां की दावत के लिए। फीस्ट मतलब होता है दावतों में, शादियों में और क्रिसमस में, जहां पर कहां पर, गोवा में। गोवा में आज भी जो है उनकी ब्रेड की बहुत ज्यादा अहमियत रहती है। तो इस तरह से आप किसके बारे में पढ़ सकते हो, बेकर के बारे में कैरेक्टर स्केच जो है आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके निकलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है, पहला क्वेश्चन निकलता है उनकी ड्रेस के बारे में। तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज़्यादा घुमा के, कोई टफ वर्ड्स नहीं डले हुए, बहुत सिंपल डले हुए। अगर आप इसको एक दो बार ऐसे रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली लिखना क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल सकता है कि जो बेकर्स जो थे वो किस तरह के थे, मतलब कैसे रहते थे वो, और उनका जो प्रोफेशन था वो प्रॉफिटेबल था या नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो कि जो बेकर और उनकी फैमिली थी वो हमेशा हैप्पी और कैसे दिखती थी, प्रॉस्परस दिखती थी। कब के टाइम पे, ओल्ड गुड डेज, मतलब ओल्ड पोर्तुगीज डेज के टाइम पे। तो ये आप लिख सकते हो।
तो यहाँ से बहुत सारी चीजें, और ये मैरिज गिफ्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि गोवान्स लाइफ में इनका क्या यूज था, बेकर्स का। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है कैरेक्टर स्केच। अब फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आंसर राइटिंग, और पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। What are the elder in Goa nostalgic about? Nostalgic means क्या होता है? Nostalgic means जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं, और उनको याद करते हुए हम जब कब बात करते हैं तो उसके लिए हम नॉस्टैल्जिक वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो पुरानी बातों के लिए पुरानी याद। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। एल्डर जो है वो किसके बारे में बता रहे हैं? तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि वो अपने ओल्ड पोर्तुगीज डेज के बारे में बताते हैं, जहां पर वो क्या बताते हैं कि वो ओल्ड पोर्तुगीज और उनके जो लोव्स ऑफ ब्रेड्स हैं उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज बताई थी कि भैया ना खाने वाले तो जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी वहां पर मौजूद है, यानी वो जो भट्टियां हैं, जो मॉड्यूल है, वो सारी चीजें आज भी वहां पर मौजूद है। तो ये सब चीजें हम लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे? पॉइंट्स लिखने की जरूरत है या सीधा आंसर लिख दूं? सीधा आंसर लिख देती हूँ ना। अब हमको थोड़ा सा तो थोड़ा आइडिया है ही, जो थोड़े इजी आंसर होंगे वहां मैं नहीं लिखूंगी पॉइंट्स। जहां पर हमें लगेगा ना 2-4 पॉइंट्स ज्यादा कवर करने हैं तो वहां पर हम लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आंसर राइटिंग करना। यहां से व्हाट आर से दे रखा है तो द एल्डर इन गोवा से शुरू करते हैं। द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक nostalgic about those old good Portuguese days। ठीक है, दे मिस, दे मतलब कि मैं एल्डर के लिए यूज कर रही हूँ ना, दे मिस पोर्तुगीज, पोर्तुगीज को भी मिस करते हैं वो, दे मिस पोर्तुगीज एंड देयर loss of bread। ठीक है, वो किसको पसंद, किसको मिस करते हैं? पोर्तुगीज को भी और उनके लॉस ऑफ ब्रेड्स को भी। आगे क्या लिख सकते हो? आगे लिख सकते हो द ईटर, है ना, खाने वाले को क्या बोलते हैं? ईटर। द ईटर ऑफ लोव्स, द ईटर ऑफ लोव्स the eater of loaves might क्यों यूज किया है मैंने वो मैं आपको बताऊंगी। might have vanished। ठीक है, the eater of loaves might have vanished but the maker are still there। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है वो मैंने ये लाइन क्या लिखी है, मैं चाहती तो यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को एंड कर सकती थी, बट हम किसके बारे में बात करें, हम अगर पूरा कंटेंट अगर देखें तो ये थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कि
भाई उसके बारे में बताया कि वो उनको याद करते हैं और उनकी लॉस को याद करते हैं। लेकिन अगर बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये लाइन जरूर समझ में आएगी कि हमें ये भी लिखना है। अगर आपने बुक अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, मैंने हर बार जो रिपीट करती हूँ वो बात ही मैं कह रही हूँ कि बुक जरूर पढ़ना। जब भी किसी चैप्टर को अगर आप रिवाइज करने के तौर पे देख रहे हो तो चैप्टर में बुक को एक बार जरूर पढ़ लेना। 2 से 2.5 पेज, 2 पेज या 2.5 पेज का पूरा चैप्टर होगा, तो वहां पर आपको ये लाइन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये लाइन लिखने से आंसर जो है कंप्लीट दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ईटर है, खाने वाले जो हैं, किसको, लोव्स को खाने वाले जो हैं माइट हैव वैनिश्ड। हो सकता है, माइट मैंने क्यों लगाया है, माइट एक मॉडल वर्ब होती है। जो मॉडल वर्ब क्या करती है, माइट किस सेंस में यूज करते हैं, माइट हम तब सेंस में यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मस्ट हम बोलते हैं जब सामने वाले को बोल देते भाई करना ही करना है, होगा ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन माइट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते। पता थोड़ी है कि भाई जो ओल्ड टाइम के जो लोग हैं वो सारे के सारे मर चुके हैं, किसी के कोई बच्चा भी होगा, कोई बूढ़ा बच्चा होगा, कोई और बच्चा होगा, तो नहीं पता है ना। इसके लिए हम इसलिए यहाँ पर माइट यूज करते हैं। तो माइट हैव वैनिश्ड की बोल रहे हैं कि हो सकता है खाने वाले जो हैं वो क्या हो गए हो, द ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, गुम हो जाना, हट जाना, समाप्त हो जाना। बट जो मेकर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो आज भी वहां पर है, क्योंकि वहां पर फर्नेसेस जो हैं वो भी दिखती है। अब आप इसमें वो ऐड भी कर सकते हो, फर्नेसेस, जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें बनाए, मॉड्यूल्स नहीं, मोल्ड, जो मोल्ड बनाया जाता है जिसमें जैसे अपन केक का मोल्ड होता है, वैसे ही मोल्ड जो हैं वो आज भी वहां पर, मिक्सर जो हैं वो भी अभी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा आटा हाथ से थोड़ी गूंदेंगे, उसके लिए मिक्सर भी होता है। तो वो सारे वर्ड्स आपको बुक में गिवन है, आप वो वहां से लिख सकते हो, यानी इसमें 1-2 लाइनें और भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे नीड नहीं लग रही है। पर मैं बता रही हूँ कि अगर मान लो ये 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसमें 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हो, जिसमें आप उसकी फर्नेसेस, उसके मोल्ड और उसकी मिक्सर के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। वो कह रहे हैं कि ब्रेड क्या गोवान लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ है, बिल्कुल है ना। यस है तो यस के साथ आंसर लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा बोला है हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे जान सकते हो इसके बारे में। तो बिल्कुल है जरूर, क्योंकि इसके लिए हमने पढ़ा कि क्रिसमस हो, बर्थडे पार्टी हो, वहाँ पे ब्रेड बहुत ज़रूरी होती है, केक ज़रूरी होता है, बॉलिनास ज़रूरी होते हैं। फिर मैरिज गिफ्ट में भी होता है, डॉटर की एंगेजमेंट में भी हम सैंडविच बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कैसे लिखोगे, अब देखो, अब इसमें क्या है ना, 2-3 पॉइंट्स हैं। तो अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको फटाफट से उस टाइम पे याद आ जाता है कि मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर याद आ जाता है तो फटाफट से उसको यहाँ पर डाल दो, क्योंकि लिखते समय 101% हम भूल जाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स थे नहीं, पता था कि ये 2-3 लाइनें लिखनी है। बट अगर आपको किसी आंसर में पता है कि मुझे इसमें 3 से 4 पॉइंट्स लगाने हैं तो आप फटाफट से पॉइंट डाल दो। देखो तो फर्स्ट पॉइंट लिख देना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मैरिज गिफ्ट्स, है ना। दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा सैंडविच लिख सकते हो, तो उससे याद आ जाएगा आपको, सैंडविचेस। थर्ड क्या लिख सकते हो, थर्ड क्या था, थर्ड क्या था, केक एंड बॉलिनास, है ना, केक एंड बॉलिनास। और फोर्थ क्या था, एक और भी चीज़ थी ना, एक गिफ्ट था, और पार्टी और फीस थे ना, पार्टी एंड और फीस। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहां से आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको लिखना है, उसके बाद हमको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान्स लाइफ, यस, तो लिखेंगे यस। यस, ब्रेड इज an important part of Goan life। गोवान्स लाइफ होगा इसमें ना, गोवान्स लाइफ लिख देना, गोवान्स लाइफ। अब आगे लिखते हैं, मैरिज गिफ्ट्स are meaningless
विदाउट स्वीट ब्रेड known as बोल। ठीक है, फिर क्या था, फिर था लिख देना sandwiches are important on daughter's engagement। डॉटर्स इंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या है, केक और उसके लिए लिखना है, तो उसके लिए लिख देना, या पहले पार्टी वाला लिख देते हैं, पार्टी और अ पार्टी है ना, अ पार्टी और अ फीस्ट। ठीक है, पार्टी और फीस्ट में क्या होता था, फीस्ट में मतलब पार्टी में और दावत में, अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread। ठीक है, फिर लास्ट वाला केक और, केक एंड बॉलिनास are important on Christmas and other occasion। ठीक है, कंप्लीट। तो इस तरह से आपको गोवांस की लाइफ में ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकता है, ये आपको वन वर्ड में आ सकता है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, जहां पर आपको मैरिज गिफ्ट्स के लिख देंगे और बता देंगे कि वहां पे क्या मैच करना है, तो बोल के साथ उसको मैच करना होगा। केक और क्रिसमस के लिए केक और बॉलिनास जो है वो कब यूज होते हैं, क्रिसमस एंड अदर ओकेजन पे। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इसी क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी में मिल सकती है। Now moving to the next question। next question क्या दे रखा है, where were the monthly accounts of the baker record। very important question, बहुत बार पूछा गया ये question है कि मंथली रिकॉर्ड कहाँ रखते थे जो बेकर थे, तो वो कहाँ रखते थे, वो एक वॉल पे पेंसिल से लिखा करते थे। और कहाँ कब लेते थे, एंड ऑफ द मंथ लेते थे, ऐसा नहीं कि रोज रोज जाके लेते थे, जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता था तब जाकर वो अपना बिल जो है सामने वाले को देते थे। और तब तक वो क्या करते थे, दीवार जो होती थी उसके घर की, उस दीवार पर ही वो अपना सारा लिखा करते थे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किससे कितना लेना है। तो वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो आप इसका आंसर लिखोगे, the baker usually collect his bills at the end of the month। at the end of the month। ठीक है, यूजुअली कब लेता था, मंथ के एंड में लेता था। अब यहां से लिखना, यहां से द मंथली रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से आप लिखना, यहां से द मंथली रिकॉर्ड्स। ठीक है, द मंथली रिकॉर्ड्स या मंथली अकाउंट, सॉरी ना, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर were recorded on some wall in pencil। ठीक है, पेंसिल से लिखा करते थे। क्लियर, छोटा सा आंसर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सो मेनी टाइम्स ये पूछा गया है, तो इसीलिए इसको हमने लिख लिया।
नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डज अ बेकर लुक इन अपीयरेंस। बेकर जो था वो किस तरह से दिखता था, तो इसका आंसर अभी भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको आंसर लिखना है। चाहो तो मैं आपको आंसर दिखा दूं, कहो तो मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे कि भाई 2 टाइम में हुआ था, एक पोर्तुगीज के टाइम पे और एक जब ऑथर के टाइम के, उस टाइम पर आप लिख सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दोनों में आप दोनों चीजें कुछ भी लिख सकते हो, तो दोनों के लिए लिखना। अभी हमसे अपीयरेंस पूछा है तो हम दोनों लिखेंगे, ऐसा नहीं बोला है कि पोर्तुगीज का लिखो या उसका लिखो, हमको बोला है लिख के दिखाओ, तो बस लिखना है। शुरू करें, तो क्या लिखोगे, इन द पोर्तुगीज डेज a baker wear a peculiar dress which known as काबाई। ठीक है, क्या होता था, इट वॉज अ long piece of frock reaching down with the knee। ठीक है, नीज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है, नीज। आगे क्या है, अब ऑथर के टाइम की बात करते हैं। इन ऑथर young days they wear a shirt and trousers which were just longer than ये then 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 लिखा है जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, THEN then वो होता है जब हम बताते हैं कि जब ये हुआ ना, तो longer than, just longer than short पैंट। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह की उनकी ड्रेसेस थी, जिसमें एक थी उनकी पोर्तुगीज के टाइम पे एक लॉन्ग फ्रॉक थी जो कि नीचे तक जाती थी, और दूसरी थी वो कौन सी, जो एक शर्ट और ट्राउजर होता था, जो ट्राउजर होता था वो लॉन्गर होता था, किससे, शॉर्ट पैंट से। क्लियर, तो यहीं पर ही हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे कुर्ग चैप्टर को करेंगे, जो कि बहुत हरियाली वाला चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।